सही है। आप करने स्क्रीन का। शेयर कर सकते हैं? जी श्योर। ओके। वेट सेकंड, लेट मी चेक। अच्छा ये सब लेट्स तो मुझे रिज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अलाउ किया स्क्रीन को, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही। रहने। अच्छा, बाकी लोग एहसन, आपसे मेरा कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ पहले। अ, आप जी इंट्रोड्यूस सर, कर, मैं आ जा रहा हूँ। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब क्या कर रहे हो, बैकग्राउंड क्या है? सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, अयूबी से, भावलपुर से हूँ। अच्छा ठीक है। तो अभी मैंने ये सर जफर साहब ने ना इधर कॉन्फ्रेंस वगैरह की थी, तो मैंने वो अटेंड की थी, सही है, उसको मैं इधर आया। चलेगा। अच्छा मुझे बताइएगा अगर मेरी स्क्रीन शेयर्ड है। जी मैंने आप स्क्रीन शेयर है। this one, this one। अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको रीड कर लें फिर इसको डिस्कस करते हैं। मैंने आप चैट में डाल सकते हैं अगर इसको थोड़ा इजी हो जी जी। तो रीड करना। थैंक यू। तो
क्वेश्चन रीड करना है लाइक मैडम बस सिर्फ लास्ट मिनट दे दें। Yes. जी मैडम रीड तो कर लिया। कोई किसी को समझ आया और एक्सप्लेन करना चाहिए। मतलब एक जनरल तो मुझे समझ आया कि वो दो कर सकता है, टू। अच्छा पहली बात है कि ये ना सेनेट की जो है ना वो एक स्ट्रिंग होगी गिवन, जो कि रेडियंट और डायर, मतलब कैरेक्टर आर जो है रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी फॉर डायर, ठीक है। अच्छा अब उसने कहा कि हर जो सेनेटर है वो दो में से एक काम कर सकता है, कि- या वो बैन कर सकता है। अब किसको बैन करेगा वो इंडेक्स बताएगा उसका कि किसको बैन कर रहा है और उसकी वोटिंग आई राइट। गेस ये इस तरह से करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रेडियंट है ना, तो आगे वो नेक्स्ट डायर जो भी होगा उसको बैन कर देगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने जैसे लिखे हैं, तो यहाँ से ये रेडियंट आया ना या ये डायर आया, तो नेक्स्ट आगे रेडियंट आ रहा है उसको इसने बैन कर दिया। सही अगर है। आगे ये वाला आर आ रहा है ना, तो ये इस डी को बैन कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये डी है तो ये डी इस नेक्स्ट रेडियंट को कर सकता है बैन। मतलब नेक्स्ट कोई भी नेक्स्ट फर्स्ट जो भी आ रहा होगा उससे ऑपोजिट पार्टी का उसको वो कर सकता है बैन। सही है। अच्छा ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये नंबर ऑफ सेनेटर्स को शो कर रहा है, जी ठीक है। और और अनाउंसमेंट ऑफ विक्ट्री का मतलब ये है कि वो अपनी विक्ट्री भी अनाउंस कर सकता है। हाँ, अच्छा विक्ट्री में वो ये कह रहा है कि एट द एंड मतलब इसमें राउंड्स होंगे, मतलब ऐसे नहीं होगा कि एक ही राउंड होगा। मतलब राउंड चलते जाएंगे जब तक कि विक्ट्री अनाउंस ना हो। और विक्ट्री किस टाइम पे अनाउंस होगी, जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के लोग ही इसमें रह जाएं। क्योंकि ये होगा ना कि हर राउंड में कोई पार्टी का एक सेनेट का बंदा किसी दूसरी सेनेट के बंदे को बैन कर सकता है, तो वो जब बैन होगा तो वो वैसे ही वोट नहीं कर सकता, वो निकल जाएगा इससे। तो इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा जब सिर्फ एक पार्टी के ही लोग बचेंगे उसके अंदर, तो उसके इसमें वो पार्टी का जो बंदा होगा वो फिर अनाउंस कर सकता है। सही है, ठीक है। अच्छा और इसमें एक और बात ये है कि दोनों ने ऑप्टिमल उसमें चलना है, मतलब हम्म, मतलब बेस्ट स्ट्रेटेजी जो भी वो कर सकते हैं। और उसके बाद हमने बताना है कि कौन किसने विन किया है। हम्म। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, वांट लाइक थोड़ी जी। बेटर एग्जांपल्स पे, क्योंकि मैंने इसको इनिशियली जब रीड किया था तो मैंने इसको जरा गलत समझ लिया था और गलत इम्प्लीमेंटेशन कर दी थी। बट आई वुड टेक दिस एग्जांपल, ठीक है, DDRR। तो अच्छा, अब इसमें बेसिकली ये है कि आपके पास ना ये तीन ये सारे लोग हैं, ठीक है, आपके स्ट्रिंग में। सबसे पहले डायर आया, तो उसके पास अभी वोटिंग राइट है, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक डायर है जिसके पास वोटिंग राइट है। तो ये क्या करेगा कि ये आपकी जो है मतलब ये क्या कर सकता है कि ये नेक्स्ट आर को जो है ना बैन कर सकता है। तो इसका मतलब है कि डायर का एक वोट आ गया हमारे पास, ठीक है, और इसने एक आर को बैन कर दिया। मतलब अब अवेलेबल आर जो होंगे हमारे पास और वोटिंग वो सिर्फ दो रह जाएंगे। तो मे बी वी कैन से कि जो रिस्ट्रिक्टेड आर्स हैं वो एक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डायर पे आए। अब नेक्स्ट डायर जो है, क्योंकि ये अभी तक बैंड नहीं है, क्योंकि इसको अभी तक कोई प्रीवियस आर आया नहीं था जिसने इसको बैन किया था, तो ये भी वोटिंग कर सकता है। और ये जो है आगे नेक्स्ट अवेलेबल किसी आर को भी बैन कर सकता है, विच मीन फिर रिस्ट्रिक्टेड आर्स का काउंट इंक्रीज हो गया। उसके बाद फिर ये आगे आया आर। अब ये आर जो है, क्योंकि
रिस्ट्रिक्टेड आर्स का काउंट जो है वो ग्रेटर देन 2 है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें से ये वोट नहीं कर सकता, ये ना बैन कर सकता है किसी से, क्योंकि ये वो एलिजिबल ही नहीं है, इनएलिजिबल हो गया है। तो इसको हम स्किप कर देंगे, फिर हम इस पे आएंगे, ये भी इनएलिजिबल हो गया, इसको भी स्किप कर दिया। फिर हम लास्ट पे, अब इनएलिजिबल जो है वो खत्म हो गए हैं आर के, तो अब आर जो है ये वोट कर सकता है और ये नेक्स्ट डायर को जो है बैन कर सकता है, ठीक है। लेकिन अभी आप ये देखें कि यहाँ पे हमने इसको स्टॉप नहीं करना, क्योंकि हमारे पास अब जो है ये 3 लोग बचे हैं इस सीक्वेंस में सेनेट में, ठीक है। अब ये 3 लोग हैं, तो क्योंकि अभी सारी मतलब एक अभी हम ये नहीं कह सकते कि डायर जो है वो विन कर गया, क्योंकि अभी एक पार्टी का, एक दूसरी पार्टी का बंदा यहाँ पे अवेलेबल है, तो दोबारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट राउंड था, फर्स्ट राउंड में ये लोग बचे, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट राउंड में ये जो आर था ना, इस अभी जब ये आर था, क्योंकि ये एलिजिबल था, तो इस आर ने डायर को वो कर दिया, इनएलिजिबल कर दिया, तो एक डायर इनएलिजिबल हो गया। अब ये यहाँ पे इस डायर पे आएंगे, क्योंकि ये इनएलिजिबल है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट डायर आया, अब ये डायर एलिजिबल है, तो ये आर को जो है वो कर सकता है, तो ऐसे कर देते हैं, तो ये डायर जो है ना, ये आर को इनएलिजिबल कर सकता है, मतलब बैन कर सकता है, सॉरी। तो आर का काउंट जो है यहाँ पे भी 0 था, अब ये दोबारा से 1 हो गया, ठीक है। सॉरी, ये आर का वोटिंग काउंट था और आर का काउंट यहाँ पे 0 से दोबारा 1 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब जब ये नेक्स्ट आर आएगा, तो ये आर जो है अब अवेलेबल नहीं होगा हमारे उसमें, बिकॉज ये बैन हो गया है, तो ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये रिमूव हो गया। अब हम देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक डी बचा है, तो नेक्स्ट कोई राउंड हमें करने की जरूरत नहीं है, इसमें डी डायर जो है वो विनर है। So this is how you need to announce the winner. So I was thinking कि इसको जो है हम आई गेस स्टैक के थ्रू कर सकते हैं, मतलब जो नाइव अप्रोच है इसकी, ये नाइव अप्रोच में हम इसी तरह से स्टैक्स को ही यूज करें, और हमें एक शायद काउंट भी ऑब्वियसली हमें रखना पड़ेगा, ताकि हम इनएलिजिबल को देख सकें और अकॉर्डिंगली उनको स्किप कर सकें। तो हमने इनिशियली स्टैक में सबसे पहले डी को डाला, बिकॉज दिस डी वाज एलिजिबल, और इसने नेक्स्ट आर को इनएलिजिबल कर दिया था, तो हमने आर का काउंट जो है वो 1 कर दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डी पर आए, अब ये डी जो है, क्योंकि ये एलिजिबल है, तो इसको भी हम डाल देंगे स्टैक के अंदर, और हम आर का काउंट 2 कर देंगे। फिर हम आर पे आए, क्योंकि अभी आर का काउंट ग्रेटर देन 0 है, तो हम इस आर को स्किप कर देंगे, स्टैक में नहीं डालेंगे, इसको भी स्किप कर देंगे, स्टैक में नहीं डालेंगे। उसके बाद हम इस आर के ऊपर आए, अब ये आर एलिजिबल है, तो हम इसको स्टैक में डाल देंगे, और हम डी का काउंट, अच्छा जब यहाँ पे हमने स्किप किया, तो हम इसको भी डिक्रीमेंट ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा 0, और अब ये डायर का काउंट 1 है, इनएलिजिबल डायर्स का काउंट। अब हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे, मतलब मैं नाइव अप्रोचेस की बता रही हूँ, तो फिर हम ये वाली सेकेंड राउंड में ये, क्योंकि जब हमने पूरी लिस्ट को एक्सप्लोर कर लिया, तो अब हम सेकेंड राउंड पे आएंगे, चेक करेंगे कि क्या हमारे पास कोई सारे वैल्यूज जो है वो सिमिलर है, अगर नहीं सिमिलर तो हम लोग को नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना पड़ेगा, हम अगेन ये वाली लिस्ट लेंगे, और मतलब स्टैक में जो वैल्यूज पड़ी होंगी, और फिर हम एक नई स्टैक बिल्ड करेंगे। अब यहाँ से हमने डी को स्टैक में डाल दिया, डी को दोबारा स्टैक में डाल दिया, क्योंकि डी सॉरी डी फर्स्ट डी वाज नॉट एलिजिबल, से इसको नहीं डालेंगे, सेकंड डी वाज एलिजिबल, उसको स्टैक में डाल दिया, और फिर फाइनली इस डी ने आर को इनएलिजिबल कर दिया, तो आर जो है वो स्टैक में नहीं डलेगा। अब ये हमारा सेकेंड राउंड पे हमारे पास ये स्टैक में वैल्यू आई थी, हम चेक करेंगे कि ऑल डीज हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिंगल डी हो, मल्टीपल डीज भी हो सकते हैं। तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि ठीक है, सारी वैल्यूज एक ही सेनेट पार्टी से बिलोंग कर रही हैं, तो वी कैन देन अनाउंस द विनर। सही हो गया, जबरदस्त। अच्छा मैडम, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह अगर मैं करूं, अपना थॉट प्रोसेस आपको बताऊं, डी डी आर आर आर, ठीक है। अगर इस तरह सोचें कि आपने ट्रिवर्स इधर से किया, ठीक है, आपका आप एक डिक्शनरी बना लें, ठीक है। डी का काउंट 1 हो गया, जैसे ही पहला 1 हुआ है, ठीक है, इस पे साथ में आर का काउंट डिक्रीमेंट कर दें, अभी तक कोई नहीं था तो -1 नेगेटिव में चला गया, ठीक है। एक और डी आ गया, ये काउंट 2 हो गया, ठीक है। और डी का काउंट जो है वो, मतलब आर का काउंट उसने फर्दर इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब फिर उसके बाद आर आया। अच्छा, अब यहाँ पर गलत हो जाएगा कि आर का काउंट डिक्रीमेंट है, तो ये सिर्फ इसको इंक्रीमेंट कर रहा है, डी को वो नहीं कर सकता, ठीक है। डी को इंक्रीमेंट कर दिया, अब फिर उसके बाद डी आया, डी का काउंट 1 हो गया, जैसे ही पहला 1 हुआ है, ठीक है। साथ में आर का काउंट डिक्रीमेंट कर दें, अभी तक कोई नहीं था तो -1 था, तो नेगेटिव में चला गया, ठीक है।
फिर ये आ रहा है, मतलब एक लॉजिक कह लें कि होगी, अभी तक वो नेगेटिव में है, तो वो ये वाला आर आया तो इसने ना एक काउंट इसका डी का डिक्रीमेंट कर दिया, और इसका काउंट जो है वो, इसका काउंट 1 हो गया, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ये दोबारा से ट्रिवर्सल में मैं किस तरह आऊँगा, क्योंकि हम मुझे चेक लगा सकते हैं ना कि आखिर अगर 0 है या 0 से ग्रेटर है तो वो फिर डी को डिक्रीमेंट करते हैं। मतलब ये शॉर्ट होगी ना, मतलब जो भी स्ट्रिंग थी वो उसमें से ये भी स्किप हो गया, ये भी स्किप हो गया, अब इनमें से एक ये वाला स्किप हो गया, अब सिर्फ आर डी रह गया, ठीक है। मतलब ये मेरे, मैं थिंक अलाउड करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास तो डिक्शनरी में काउंट की फॉर्म में तो है, लेकिन मैंने उसको इसी सीक्वेंस में रिवर्स करना है, ठीक है। हाँ बेटा। अच्छा, उसको फिर हम यूँ कर सकते हैं कि मतलब एक, अगर मैं इस तरह का वेक्टर समझ लूँ कि वेक्टर में अ, मतलब फिर मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, मतलब वेक्टर के अंदर ना मैं मार्क कर सकता हूँ कि कौन सा अवेलेबल रह गया, कौन सा अवेलेबल नहीं रह गया। लेट्स से ये फॉल्स है और ये फॉल्स हो गया, जैसे होता है ना कि वो अब अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जो ट्रू रह गए हैं, ये ट्रू है और ये ट्रू है, तो अब मैं दोबारा से इस स्ट्रिंग के ऊपर रन करूं और मैं कहूँ कि कौन से वाला अवेलेबल है, मतलब इट्स द सेम थिंग। आप जिस तरह कह रही हैं उसमें स्टैक से आप कर रही हैं, मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ somehow. Like you are saying with indices, but I guess with indices again मतलब थोड़ा सा difficult maybe हो जाएगा, क्योंकि every time हमारे पास options decrease होती जा रही हैं हर round में। हाँ। So maybe it will be a little complicated to make this way. लेकिन आपके केस में या तो ये डबल एंडेड क्यू हो, ठीक है। Exactly. इसमें जब तक हम लोग I don't know, maybe I think in worst case it can take वो n squared time maybe, I guess, because we are trying every single of these elements. तो I was thinking इसको optimize हम कैसे कर सकते हैं, वो भी मुझे उसका आइडिया नहीं आ रहा कि how we can solve it, or I don't know if there is an optimal way with this or not, but I guess there should be. चलें, इसको ना आप स्टैक के बजाय ना आप ये समझें ये डबल एंडेड क्यू है, ठीक है। Mhm. ये डबल एंडेड क्यू में आपने डी प्लेस कर दिया। आप यूं कह के, मैं इसको एक मिनट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इधर लिख लेता हूँ ताकि एटलीस्ट डी डी आर और आपने 3 आर लगाया था, ठीक है। अच्छा अच्छा, अगर मैं एक वेरिएबल रख लूँ जिसमें काउंट ऑफ डी है, ठीक है, और एक वेरिएबल रख लूँ काउंट ऑफ आर, लेट्स से, क्योंकि मुझे हैश मैप बनाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, काउंट ऑफ डी जब आया तो मैंने इसको डी को प्लेस कर दिया और काउंट जो है ना 1 हो गया डी का, ठीक है। एक और डी आया, यूं भी कर सकता हूँ काउंट ऑफ आर को -1 कर दूं कि उसने इसको, कि फ्यूचर में कोई आया आर तो उसको वो डिसेबल करेगा। अच्छा, एक और डी आया तो काउंट 2 हो गया, और उसका जो जितने आर्स को वो डिसेबल करेगा या सॉरी बैन करेगा, वो नेगेटिव में चला गया, ठीक है। उसके बाद ये आर आया, तो आर की वजह से ऑलरेडी काउंट नेगेटिव में है, तो वो तो खुद कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ये कि वो एक काउंट इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो ये उसका -1 हो गया, एटलीस्ट आपने इसको ट्रिवर्स कर लिया। अच्छा, अभी भी आपका काउंट नेगेटिव है इस आर के ऊपर, तो काउंट आपका 0 हो गया, अभी भी आपने क्यू में पुश नहीं किया, ठीक है। ये वाला आ रहा है, काउंट आपका 0 है, नेगेटिव में नहीं है, तो इसने ना इसका काउंट तो इंक्रीज हुआ, लेकिन इसने पॉप भी कर दिया, ठीक है। पॉप बैक कर लें, ठीक है, और साथ ही उसको उसका काउंट भी डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो आप मेरा ख्याल से अब फिर स्टार्ट वो, जब आपने इसमें ट्रिवर्स हो चुके हैं, अब आपने फिर क्यू में से अगर देखें कि आपके पास क्या रह गया, ठीक है। अब क्यू में भी आप इस तरह तो नहीं चल सकते कि आप क्यू में या तो फ्रंट से रीड करेंगे, और फ्रंट रीड होगा तो नेक्स्ट रीड होगा ना,
अच्छा, मैं ये कह रही थी कि पॉप हम लोग को इंस्टेड ऑफ जब मतलब हम और पे हैं ना, तो इससे नेक्स्ट वाले को ये पॉप कर सकता है ना, प्रीवियस को तो नहीं कर सकता। अभी हमने जैसे प्रीवियस को पॉप कर दिया है, इंस्टेड नेक्स्ट वाले को, मतलब इन केस हमारे पास क्यू एंड एंड हो गया है, इन दिस केस से आ रहा था एंड ओवर, तो हमें आई थिंक स्टार्ट से पॉप करना चाहिए, राइट? प्रोवाइडेड के शुरू में अगर वो पड़ा हुआ है, हो सकता है कि वो शुरू में आर पड़ा हो फिर। नहीं नहीं, उस केस में हाँ ये भी है, शुरू में अगर आर पड़ा हो तो फिर नहीं, उस केस में तो फिर हमें पॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इनफैक्ट इसमें मेरे ख्याल उसी तरह ही चलेगा दोबारा कि हमें फिर जब हम एंड पे आ गए हैं तो फिर हम फ्रंट पे आए हैं, दोबारा वही चीज करते रहे, मतलब एक ही क्यू में रहते हुए इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग मल्टीपल स्टैक्स जैसे उसमें हम कर रहे थे। तो इसमें वी आर जस्ट यूजिंग सिंगल स्टैक, लेकिन आइडिया स्टिल द सेम कि फिर हमें दोबारा शायद स्टार्ट पे आना पड़ेगा हेड पे अगेन एंड डू दैट सेकंड डू द सेकंड राउंड। सही है। Yeah, I guess this should work, and I guess this should be the optimal answer. I don't think so. There is some other optimal answer for this, but this can be tried. If you want to store implement करते हैं, otherwise you can just go ahead for the अच्छा, next इसकी question. इसकी वो क्या हो सकती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसकी ये सोच रही थी कि मतलब इट इज पॉसिबल कि इन केस लाइक अगर हमारे पास इस तरह की ऑप्शन है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास कुछ है इस तरह का, आई डोंट नो, आरडी पे तो जो है इवेंचुअली आई गेस इस पे तो ओएन चलेगा, आरडी वगैरह पे। लेकिन अगर हमारे पास कुछ आई डोंट नो किस तरह की इनपुट होगी, बट मुझे लगता है कि इस केस में ना वर्स्ट केस में वी कैन गो इन ओएन स्क्वायर्ड, क्योंकि इवेंचुअली वी आर ट्राइंग फ्रॉम द स्पेसिफिक वन नंबर, वो उसको अगले को फॉर एग्जांपल कर रहा है या नहीं कर रहा, लाइक ओएन तो वो होगा ना कि जब सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम ही हो, उस केस में तो इट कैन बी ओपन। बट आई गेस इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ इनपुट और maybe this kind of input RRR, DDD, then RRR, and so on. So maybe इस केस में eventually nearly ON squared ये हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने मतलब फर्स्ट राउंड में we are just eliminating few of these. So it is possible कि फर्स्ट राउंड के बाद हमारे पास, अगर हम इसको इंटुइटिवली सोचें, तो फर्स्ट राउंड के बाद हमारे पास nearly O of n ही साइज बचता है, ठीक है? फिर इवेंचुअली मतलब हर टाइम एक एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल वर्स्ट केस में समझें कि जस्ट एक एक एलिमेंट रिमूव हो रहा है आपके पास, अगर एक एक एलिमेंट वर्स्ट केस में रिमूव हो रहा है ना आपकी क्यू में से हर राउंड पे, तो उस केस में दिस विल बी फॉर एनी सच एलिमेंट्स, इट विल बी ओ एन स्क्वायर्ड, आई गेस। नो, ये तो किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल मेरे ख्याल है होगा नहीं, ये तो ब्रूट फोर्स लग रही है ना। मैं सोच रहा था कि अगर हम दो स्टैक बना लें, एक में जो फॉर एग्जांपल डी फर्स्ट टाइम आया तो हम इसका हम डी को रख लिया, लेट्स से उसका इंडेक्स रख लिया, ठीक है, इसका कोई फायदा होगा ही नहीं, मैं ये जस्ट थिंक अलाउड कर रहा हूँ। उसका इंडेक्स रख लिया, तो जब जब आर आया तो उसने इसकी क्यू में से किसी को भी वो कर सकता है। आप ये समझे, दो बेन्स हैं, एक में आप डी को रख रहे हैं, एक में आर को रख रहे हैं, बेशक आप डी ना भी रखें, सिर्फ उसका इंडेक्स रख रहे हैं। आपने ट्रिवर्स इसी इसी डायरेक्शन में करना ना, मतलब मैं पॉइंट ही कर रहा हूँ कि इसमें आपके पास ना सिर्फ आपको पूरा ट्रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, जो सिर्फ रिमेनिंग है ना आपको सिर्फ उसको देखना है। मतलब मेन तो इशू ये है कि आपको बार बार इस पे देखना पड़ा ना, मतलब आप ट्रिवर्स करते हैं, फिर कुछ कुछ खत्म हो जाते हैं, फिर दोबारा से ट्रिवर्स कर रहे हैं, जो फर्दर रह जाते हैं उसमें से, और आखिर में आप देख रहे हैं कौन रह जाता है। ये कैसे इसका एफिशिएंट करेंगे? अगर हम हैश मैप को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हैश मैप कैसे वर्क करेगा यहाँ पे, लाइक हमारे पास हमें पता है इनिशियली ये 2 डीज अवेलेबल हैं और दिस इज -2, दिस इज 1,
तो लाइक R माइनस जो है NPT 2 है। उसके बाद हमारे पास बचा था सिर्फ D एंड R, क्योंकि ये दो R स्ट्रिंग हो गए थे, ठीक है। और मतलब लेट्स सपोज TDR, इस तरह से हमारे पास एट द एंड फर्स्ट राउंड के बाद इस तरह की इंफॉर्मेशन बची थी। अब हमारे पास क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बची है तो लेकिन इसमें सीक्वेंस की वजह से थोड़ा सा इसको जो है ना अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो रहा है कि इसको आप ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इस केस में स्टिल वी हैव टू, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। तो अब क्योंकि और क्योंकि ये R जो है ये इस वाले को भी तो रिड्यूस कर सकता है, ये थोड़ा सा मतलब सॉरी, जब आ रहा है ना यहाँ पर तो स्ट्रिक्ट टाइम पे डी का इंक्रीमेंट हो गया था, तो ये 1 एंड 1 बचा आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट राउंड। मतलब सेकंड राउंड में हमारे पास ये बचा। तो इस केस में अगर हम सिर्फ जब काउंट जो है वो सिमिलर हो ऑन द नेक्स्ट राउंड, काउंट्स अगर सेम हो गए हैं, तो आई गेस वी डू नॉट नीड टू विजिट, मतलब इसको दोबारा से हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है इवेंचुअली ये वाले डीज जो है वो अगले आर्ट्स को वो कर देंगे डिस्क्वालीफाई। लेकिन इसमें यह भी मसला हो सकता है कि जरूरी तो नहीं है कि इस तरह से हो, इस तरह से भी तो हो सकती है। तो असल में सीक्वेंस की वजह से इसको आई गेस कोई ऑप्टिमल वे इसका समझ नहीं आ रहा मुझे। वैसे अगर इस तरह से है तो फिर तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते कि अगर काउंट सेम आ गया तो जस्ट रिटर्न कर दें वो एलिमेंट जो इनिशियल फर्स्ट पे है। कोई आपके माइंड में कुछ आ रहा हो कैसे ऑप्टिमाइज हाँ, मैं पता क्या सोच रहा हूँ, उसको थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है। अच्छा मैडम, इसको आप ये समझें कि ना ये ना लिंक लिस्ट है, क्योंकि लिंक लिस्ट में ना रिमूवल और वो चीज़ें ना इजी होती है। मतलब एक अगर आपकी आइट्रेशन में कुछ शॉर्ट हुए ना, तो उन उन नोड्स को निकाल दें जो कि आपके उसमें से आउट हो गए, ठीक है। मतलब पहले डी था फिर डी था, लेट्स उसी एग्जांपल को देख लेते हैं। आपने कहा था 3R, राइट। अच्छा, मैं कहता हूँ कि एक लिंक लिस्ट का मतलब ये डी प्रेजेंट है, जो जो नोड प्रेजेंट है ना उनको लिंक लिस्ट से देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और डी आ गया, ये भी प्रेजेंट है। अच्छा, अब ये आर क्योंकि बैन हो चुका है तो इसको हम स्किप कर रहे हैं, ये भी स्किप हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास ना ये आर आ गया, ठीक है। लेकिन इस आर ने ना जो जो डी का काउंट है ना वो डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अब 1 रह गया। इस आर की वजह से इसने एक डी को डिक्रीमेंट कर दिया। मेक सेंस मैडम? यस, ठीक है, ये समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब यहाँ तक आने तक इसके पास 2D थे, आगे आर आर कुछ नहीं कर सके, बैन थे। इस आर ने क्योंकि उसका काउंट आर का 0 था, तो उसने ना एक तो आर खुद अपनी जगह पे आया है इस जगह पे, लेकिन इसने ना इसका काउंट 2 से डिक्रीमेंट करके 1 कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा से आप हेड से स्टार्ट हुए इस पे, ये वो है जो रिमेनिंग है, ठीक है। तो एक डी अपनी जगह पे रहेगा, ये जो मैं जस्ट उसकी नेक्स्ट लेवल पे कह रहा हूँ कि क्या बनेगा। एक अपनी जगह पे रहा, ठीक है। आपने कहा ठीक है जी ये काउंट पूरा है। अब आपका काउंट आप ये कह लें कि किसी तरह आपको काउंट करना पड़ेगा कि आपने 1D तो इंक्लूड कर लिया ना। अब आपका काउंट नेगेटिव हो जाना चाहिए किसी तरह ना, मतलब इसमें एक नेगेटिव में था, मतलब इस आर ने वन ऑफ द स्टार्टर्स को वन ऑफ देम बैन किया था, ठीक है। किसी तरह अगर ये टेक केयर हो जाए तो मैं कह रहा हूँ। हाँ दिया, रुक जाओ मेरी बात सुन। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ अफेक्टिवली वो ये है, ठीक है। 2D नहीं थे बल्कि उनमें से एक डिसेबल था किसी तरह, अगर हमें ये समझ आ जाए तो हम ये कह रहे हैं कि लिंक लिस्ट अब ये रह गई, ठीक है। तो ट्रिवर्सल आपको ऑल एरे के अंदर नहीं करना पड़ा, सिर्फ आप रिड्यूस सेट के ऊपर ट्रिवर्सल करें जो कि इफेक्टिव है। नहीं, उसमें भी हम अगर सिर्फ के भी यूज कर रहे थे या फॉर एग्जांपल स्टैक भी यूज कर रहे थे, तो हाँ जी, तब भी हम यही कर रहे थे ना कि हम रिड्यूस सेट के ऊपर ही कर रहे थे। तो इसमें हम ये कह रहे थे कि वर्स्ट केस में ऐसे ही हो सकता है ना कि एक राउंड के बाद मतलब एक राउंड के बाद आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट रिमूव हुआ है उसमें से,
अगर लिंक लिस्ट की बात करें तो एक राउंड के बाद बस एक ही एलिमेंट रिमूव हुआ है, सेकंड राउंड पे आए फिर सिर्फ एक ही एलिमेंट रिमूव हुआ है, थर्ड पे आए सिर्फ एक एलिमेंट वर्स्ट केस में, so it will eventually reach O n squared again. मैडम कैसे ये कैन रिड्यूस हुआ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हाँ मतलब अब इसको आप ऐसे सोचिए ना कि आपने मतलब मतलब इस तरह से कोई इंफॉर्मेशन आप लेट्स सपोज इस तरह से डाल दें, ठीक है, फिर यहाँ पे आर आ जाए। अब मुझे मेरे पास इस तरह की एग्जांपल नहीं है, लेकिन आपके पास लेट्स सपोज ये एक लिस्ट थी, ठीक है, लेट्स सपोज कि आफ्टर रिड्यूसिंग दिस आपकी लिस्ट जो है वो इस तरह से बन गई। अभी ये ना सोचें कि डिस्क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन नहीं है, लेट्स सपोज कि आफ्टर रिड्यूसिंग ये इस तरह से बन गई, ठीक है, सिर्फ एक कैंडिडेट रिमूव हो सका, क्योंकि सिर्फ एक ही कैंडिडेट जो है वो रिमूव कर सका एक सेपरेट नेक्स्ट एलिमेंट को। सेकंड केस में आप आए सेकंड राउंड पे आए तो आपके पास सिर्फ लेट्स सपोज इतने कैंडिडेट्स बचे, फिर आप थर्ड राउंड पे आए लेट्स सपोज इतने कैंडिडेट्स बचे, फिर आप फोर्थ राउंड पे आए तो लेट्स सपोज इतने कैंडिडेट्स बचे। तो ये मतलब आपको टोटल n राउंड्स करने पड़ रहे हैं इन वर्स्ट केस ऑन n एलिमेंट्स। तो ये n स्क्वायर्ड टाइम नहीं लेगा, मतलब नॉट एग्जैक्टली n स्क्वायर्ड बट नियरली n स्क्वायर्ड। अच्छा मैडम मुझे बताए ना, मैं आपको इसमें तो आपने वो लॉजिक लगाई नहीं, ठीक है, क्योंकि हर एक ने ऑप्टिमल वे में चलना है, तो ये आर तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बैन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि इक्वल नंबर ऑफ वो हैं आपके पास, लेट से एन जो है वो डी है, मतलब एन नंबर ऑफ, और लेट से एन नंबर ऑफ आर्स है, राइट, इक्वल है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि पहले सारे डी आ रहे हो फिर आर आ रहे हो, ठीक है, ये भी हो सकता है ऑल्टरनेट आ रहे हो, ठीक है, ठीक है। इसमें से कोई एक डोमिनेट भी कर सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इक्वल हो तो वो कैंसिलेशन की तरफ चला जाएगा। अगर एक बहुत ज्यादा है और ये वाला नंबर बहुत कम है, लेट से ये जो ये एन नहीं है कुछ और नंबर है, मोस्टली आपके पास डी है, तब भी आपका वो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको किसी तरह आप काउंट भी रख लेंगी, आपको पता होगा कि हैश मैप में आपके पास कितने डी रह गए और कितने आर रह गए, ठीक है। अगर सारे डी रह गए और आर का काउंट 0 हो गया तो आप इस की को रिमूव करते हैं, तो जो डिक्शनरी का साइज है अगर वो 1 हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो विन कर गई पार्टी, ठीक है। पता नहीं मैं मेक सेंस कर रहा हूँ नहीं, जो ट्रेवर्सल था ना कि वापस, क्योंकि उनका सीक्वेंस भी इम्पोर्टेंट है ना, ये आर पहले आ रहा है डी पहले आ रहा है, कौन किसको बैन कर सकता है, ठीक है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि ये जो लिंक लिस्ट है ना, लिंक लिस्ट है, ये हमें हेल्प करेगी सिर्फ उन एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करने में जिनको हमने जो अभी तक एक्टिव है, मतलब इस तरह का, मतलब हैश मैप या इस तरह की कोई चीज हमें काउंटिंग में हेल्प कर सकती है। और ये जो है ना ये मेरा ख्याल है लिंक लिस्ट टाइप की चीज, ताकि इन बिटवीन जो स्किप करने वाला काम और ना, DEQ भी मतलब इन बिटवीन स्किप, वो तो DEQ में भी हम ऐसे ही नहीं कर सकते, DEQ में बस वही एलिमेंट्स डालें जो स्किप हैं, जो स्किप नहीं है, जो एलिमेंट्स स्किप वोटिंग एलिजिबल है बस उनको ऐड करें, मतलब फिर इवेंचुअली इस तरह से बन जाए। तो मतलब DEQ भी अगर हम यूज करें या डबल क्यू भी हम फॉर एग्जांपल यूज करें या इवन सिंगल क्यू भी यूज करें, तो उस केस में भी, क्योंकि DEQ भी इवेंचुअली आपकी बैकएंड पे लिस्ट ही को आई डोंट नो श्योर, क्योंकि मैं उसी को सोच के एक्चुअली मैं कर रही थी, क्योंकि जो है ना आपकी वो आई डोंट नो दूसरी लैंग्वेजेस में ये वाला काम कैसे होता है, लेकिन DEQ बेसिकली देखने में तो आपकी वही लग रही होती है, लिस्ट ही लग रही होती है, लेकिन वो पीछे बैकएंड पे यही यूज कर रही होती है लिंक लिस्ट ही, मतलब आप उसके हेड से पॉप कर सकते हैं या आप उसके एंड से पॉप कर सकते हैं सही हो या गया, आप उसके हेड पे इंसर्ट कर सकते हैं एंड पे। सही हो गया। आई चलिए मैडम गेस अच्छा, एक ज्यादा वो ऑप्टिमल में एक वो हम है जा मेरा सकते ख्याल है, हैं। एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट है हुआ इस पे, मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा मे बी। तो मैडम कोई और क्वेश्चन भी ओपन कर सकती हैं अगर आप चाहें तो, इसको हम देख लेंगे अपने एंड पे ना, आप भी और बाकी लोग भी कर लें। मुझे 2-3 मिनट्स चाहिए होंगे, तो आप लोग डिस्कस करें, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, चलो। जी मैडम है ना, आप क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाह रही हैं आप? जी सर, प्रेजेंट करना चाह रही थी। चलें आप फिर ओपन कर लें, कोशिश कीजिएगा कि फिर पिज्जा के 5 मिनट है तो वो कर लें, उसके बाद मैं करूँगी। फिर टाइम नहीं 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 मिलेगा, आप आप दोनों में से जो भी करना चाह रहा है कर ले। ना आप कर लें, क्योंकि मेरी वैसे ही लाइन पे ना मतलब चलें, मुझे थोड़ी जल्दी जाना पड़ेगा, तो आप कर लें, ठीक है। सही है।
Thank you, Madam Fiza. That was a good question. सर मुझे अलाउ कीजिएगा। थैंक यू। बहुत शेयर कर दिया। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन डिस्कस कर लें, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? समझ आ गया क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन है काफी है। इसमें हमने ये चेक करना है कि वैलिडेट बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। तो बाइनरी सर्च ट्री ये होता है कि हमारे पास रूट की वैल्यू जो होंगी उसके जितने लेफ्ट सब ट्री होंगे वो उससे स्मॉल होंगे रूट से, और ये सब स्मॉल होंगे रूट से, और जितने हमारे पास राइट सब ट्रीज में जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितने भी नोड्स होंगे, वो इससे रूट से ग्रेटर होंगे। क्या होगा? द लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड कंटेन्स ओनली नोड्स विद कीज लेस देन द नोड्स कीज। अच्छा, और राइट सब ट्री में जितने भी नोड्स होंगे वो क्या होंगे? ग्रेटर होंगे। अगर बोथ लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज बाइनरी ट्रीज हैं तो फिर हमारे पास ये बाइनरी सर्च ट्री बन जाएगा। जी मैडम, फिर आप इसमें किस तरह सोच रहे हैं कि इसको? एक तो तरीका ये है कि आप जो भी आप लेफ्ट साइड पे देखें कि 2 है, 2 के लेफ्ट पे क्या है? 1, तो 1 हमारे पास लेस देन 2 है। तो और जो राइट साइड पे है वो 3 है, 3 हमारे पास ग्रेटर देन 2 है, तो हम इसे क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे कि ये वैलिड है, 2 रिटर्न कर देंगे। और इस तरह हम हर एक को देखते जाएंगे, हर सब रिकर्सिवली कॉल करते जाएंगे और हर सब को चेक करेंगे, हमारे पास जो भी वैल्यूज आएंगे वो रिटर्न कर देंगे। क्योंकि इस केस में ये होता है कि अब आगे हम एक केस देख लेते हैं। आप ये कह रही हैं कि इसकी एग्जांपल ना नंबर आप ये कह रही हैं कि वो जो लेफ्ट वाले जो हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इससे कम होगी, राइट? मतलब लेफ्ट वाले सारे स्मॉलर का मतलब है कि वो आप हर नोड के करस्पॉन्डिंग जो उसके लेफ्ट सब ट्री है वो सारी वैल्यूज उससे स्मॉल होंगे, राइट? तो आप अपर बाउंड और लोअर बाउंड सेट करेंगे। इससे पहले मैंने इस तरह किया था कि जस्ट मैं देखती थी रूट को और रूट के साथ उसके चिल्ड्रन को कंपैरिजन कर रही थी। सही उसमें है। काफी सारे केसेस तो क्लियर हो गए थे, लेकिन कुछ केसेस हम फेल कर दिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड ही सेट करेंगे। तो सही है। देखिए हम अगर यहाँ 5 के साथ देखेंगे तो 1 तो हमारे पास स्मॉलर है 5 से, 1 के आगे कोई चिल्ड्रन नहीं है, यहाँ तो ये ओके होगा। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी जी। अगर हम इमीडिएट चाइल्ड को देखें, मतलब नेबर को ही चेक करें, तो फिर तो वैलिड हो जाएगा। लेकिन इसमें ये क्या है, इस केस में भी है ना, डायरेक्ट फेल होगा यहाँ पर। ये जो सेकंड एग्जांपल है ना,
इसमें भी डायरेक्टली यहाँ से फेल हो जाएगा। 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5, ये यहीं पर केस फेल हो जाएगा। लेकिन सपोज करें हमारे पास यहाँ कोई और नोड होता, सपोज हमारे पास 6 यहाँ पर है और यहाँ पर हमारे पास 7 है। अगर हम इस तरह चल रहे हैं जिस तरह हम पहले कर रहे थे कि जस्ट हमने नोड से कंपेयर करना है, पेरेंट से डायरेक्ट पेरेंट से कंपेयर करना है, तो 5 को हम जब 6 के साथ कंपेरिजन करेंगे तो हमारे पास ये केस क्लियर हो गया, 6 इज ग्रेटर देन 5। लेकिन जब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ 7 के साथ कंपेरिजन करेंगे तब भी हमारे पास क्लियर हो गया, 7 इज ग्रेटर देन 6। अब 3 के साथ जब हमने किया कंपेरिजन तो ये 3 के साथ यहाँ पर तो हो गया क्लियर, 3 इज स्मॉलर देन 6। लेकिन क्या है कि इसमें जितनी भी नोट्स होंगे ना इस ट्री में, राइट सब ट्री में, उन सब नोट्स को 5 से, उन सब की वैल्यूज को 5 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, अदरवाइज हमारे पास वो BST नहीं बनेगा। तो हम जब 3 को 6 के साथ कंपेयर करते हैं तो ये ओके है, लेकिन जब हम 3 को 5 के साथ कंपेयर करते हैं तो 3 शुड बी ग्रेटर देन 5, तो हमारे पास यहाँ पे ये केस फेल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर इसका 2 आ जाएगा, सॉरी फॉल्स आना चाहिए, हमारा फॉल्स आ जाएगा। क्लियर हुई आप लोगों को बात की प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? अब हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए सेट कर लेते हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड। एक तो ये, सॉरी, अच्छा अब हम एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं, हम 1 को चेक करते हैं 5 के साथ, ओके है, तो हमारे पास ये क्लियर हो गया। मैडम इसको इस तरह देखे ना कि आप ये कह रही हैं कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड ना, अगर आपको इनिशियल माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी अवेलेबल था, ठीक है, ये लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल, इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि इस तरफ जाएं, ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी लोअर बाउंड जो है वो 5 हो गई है और अपर बाउंड जो है वो आपकी इन्फिनिटी है, क्योंकि पॉजिटिव साइड में वो मैक्सिमम हो सकता है लेकिन नेगेटिव में मीन के उसकी उसकी वैल्यू जो है वो 5 से स्मॉलर नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब इस नोड के लिए या इस पूरे सब ट्री के लिए जो लोअर बाउंड है वो 5 है और अपर बाउंड जो है इन्फिनिटी है, ठीक है। मैं आप वाली बात को थोड़ा सा फर्दर थोड़ा सा करूँ जी सर, तक। इसी तरह किया, लेकिन ये सेकंड केस में बता रहे थे ना, हाँ फर्स्ट जो ग्रुप फोर्स थी वो ये था कि आप हर एक को कंपेयर करेंगे अपने सारे पेरेंट्स के साथ। जब अगर आप 3 पर आए हैं तो आप 3 को पहले कंपेरिजन करेंगे 3 का 4 के साथ, फिर 4 का 5 के साथ। इस केस में तो खैर फर्स्ट इस पे रॉन्ग पे ही फेल हो जाएगा केस, लेकिन अगर सपोज इसमें यहाँ ये 6 होता, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप पूरे ट्री में कैसे ट्रेवर्स करेंगे। आप तो एक नोड को ट्रेवर्स करें, आपको सिर्फ उसकी वैल्यू पता है, सिर्फ आप अपर बाउंड और लोअर बाउंड चेंज कर सकते हैं और रिकर्सिव फंक्शन में चेंज कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट सब ट्री के लिए अपर बाउंड क्या होगी और लोअर बाउंड क्या होगी। अगर हम कीप करना है तो फिर हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अगर हम कोई वेरिएबल बना के उसमें रखते जाएं। नहीं, हमारे पास हाँ, नोट आती किस तरह करेंगे? एक पूरी एरे बनाएंगे किससे, जहाँ जहाँ से आया उसके, और फिर सब है, सबसे कंपेयर ओ करें। एन स्क्वायर में जाएगा केस। नहीं तो ये ओवन स्केयर में क्यों आप लेके जा रही हैं? अपर बाउंड और लोअर बाउंड करेंगे फिर ठीक हो जाएगा, उसी तरह किया क्वेश्चन मैंने फाइनल उसी तरह किया था। हाँ नहीं, मैं सिर्फ आपकी लॉजिकल थिंकिंग के अंदर मैं कह रहा हूँ कि जो अपर बाउंड है लोअर बाउंड है वो उस चीज को एक समरी आपके पास पड़ी हुई है कि जी सर। ठीक है, उस पोजीशन पे उससे छोटी वैल्यूज, मतलब उसकी पोजीशन के लिहाज से उसकी अपर बाउंड लोअर बाउंड उसको डिफाइन कर रही है ना, जो एक्सेप्टेबल रेंज है। सही। जी सर, सही कह रहे थे आप, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक हम करेंगे। सही, मैं आपको सिर्फ ना एक काउंटर आर्गुमेंट इसलिए दे रहा हूँ कि मतलब ऑडियंस को मतलब आपने सेटिस्फाई करना होता है ना, इसी तरह आप इंटरव्यू में हो तो आपने इंटरव्यूअर से इंटरेक्ट करना होता है, प्लस ये कि आपको अ, मतलब कन्विंसिंग आपके अंदर वो होनी चाहिए कि आप क्या थिंक करें और क्यों थिंक करें। जी सर। सही है। अच्छा, इसमें आप ये सोच रही हैं कि हर नोड को चेक करें उसकी बाउंड के अंदर है,
तो आप फिर रिकर्जन में एक सब प्रॉब्लम के लिए आप देखें कि अच्छा वो भी क्लियर है, लेकिन उसकी लोअर बाउंड अपर बाउंड चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन कि वो लेफ्ट सब ट्री में या राइट सब ट्री में, ठीक है। और अल्टीमेटली आपने पूरे ट्री में से आपने आपको कहीं से भी फॉल्स नहीं मिलना चाहिए। तो अगर आपको कहीं से भी फॉल्स मिला तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ये BST नहीं है, ठीक है। तो उसको आप किस तरह करेंगे, उसको आप एंड करती जाएंगी, जितने भी रिटर्न्स हैं उनको आप कंप्लीट करेंगी, मतलब लॉजिक, मतलब हाँ मेरा हाल आपने एंड ही किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपको कहीं पे भी अगर वो इस कंडीशन को पूरा ना करता वो BST को, तो वो आपका फॉल्स रिटर्न होना चाहिए फाइनल वैल्यू। चलें, अच्छा कंटिन्यू करें, मैं जस्ट आपको थोड़ा सर आप सही कह रहे थे, उसी तरह होगा माइनस इंफिनिटी। हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास कोई रेंज नहीं है, इसके लिए हमारे पास हम माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक मूव कर सकते हैं। जो भी वैल्यू होगी BST में ही आएगी, BST में कंसीडर होगी। क्योंकि अब हम इसके लेफ्ट में मूव करेंगे, जब हम लेफ्ट में मूव करेंगे तो हमारे लिए क्या होना चाहिए कि अपर लिमिट हमारे पास आ गई है 5। ये जो भी नोट की वैल्यू होगी 1 शुड बी लेस देन 5। लोअर लिमिट हमारे पास ये माइनस इंफिनिटी अभी इसी तरह ही सेम है। अब ये वाला हमारे पास केस ओके हो गया। हम जब इसके राइट साइड पर मूव करेंगे तो फिर इसको चेंज कर दूं मैं वैल्यू। जी मैडम। आप लोग पता नहीं कैसे राइट कर लेते हैं, मुझसे भी राइट होता है। ये 6 है। अब हम जब इसको चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि 5 शुड बी लेस देन 6। तो हमारे पास लोअर लिमिट हमारे पास 5 है। अब हमारे पास 6 जो है वो 5 से लेस होना चाहिए। अपर लिमिट हमारे पास प्लस इंफिनिटी है। राइट सब ट्री में कोई भी वैल्यू प्लस इंफिनिटी तक जा सकती है। अब जब हम इसके राइट साइड पे मूव करेंगे, यहाँ सपोज 7 है हमारे पास, जब हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास क्या था, यहाँ लोअर लिमिट पे 5 है और रूट की वैल्यू 6 है। तो हमारे पास अब लोअर लिमिट हमारे पास चेंज हो जाएगी, इसकी लोअर लिमिट हमारे पास इसकी हो जाएगी 6। तो ऐसे ही है ना, जी मैडम उसी तरह ही। लोअर लिमिट हमारे पास 6 हो गई, 7 शुड बी लेस देन ग्रेटर देन 6 और अपर लिमिट हमारे पास उसी तरह इंफिनिटी है। अगर हम 6 के हम लेफ्ट साइड पर मूव करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ से ये वाली जो है, ये वाली कंडीशन हमारे पास चेक होगी। तो हमारे पास लोअर लिमिट तो हमारे पास है 5, और हमारे पास अब क्या होगा, अपर लिमिट हमारे पास यहाँ पे 3 आना चाहिए और अपर लिमिट हमारे पास हो गई है इसकी 6 शुड बी लेस देन 3 शुड बी लेस देन 6। आप लोगों को नजर समझ आ रही है क्या लिखा है? जी जी मैडम क्लियर है। हमारे पास लोअर लिमिट होगी है 5 और हमारे पास अपर लिमिट होगी है 6। अब इस नोड की वैल्यू, लेफ्ट नोड की वैल्यू हमारे पास इन बिटवीन होनी चाहिए 5 और 6। यहाँ पे क्योंकि 3 है तो 3 यहाँ पे केस फेल हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये फॉल्स है, ये वैलिड BST नहीं है हमारे पास। ठीक हो गया, ठीक है सर। सही हो गया मैडम। इसका लेटर अगर आप कोड थोड़ा सा शेयर कर सकें कि कोड में क्या कर रहा है। ये कोड में चेक करें, अगर रूट हमारे पास क्या है, नल है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू कि वो वैलिड BST है। अच्छा, और अगर हमारे पास रूट की वैल्यू
कि रूट की वैल्यू हमारे पास लेफ्ट से बड़ी है और ये राइट से भी बड़ी है, राइट से स्मॉल है, तो फिर हम क्या चेक करेंगे, फिर हम उसके चिल्ड्रन पे मूव करेंगे, फिर हम दोनों चिल्ड्रन को चेक करेंगे, हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे राइट साइड, लेफ्ट के लिए और राइट के लिए, कि हमारे पास हेल्पर फंक्शन कॉल हो रहा है। इसमें हमारे पास क्या है, रूट की लेफ्ट वैल्यू हम पास कर रहे हैं, उसके बाद इसकी लोअर लिमिट पास कर रहे हैं और ये अपर लिमिट है, ठीक है। और फिर हम यही रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं हेल्पर फंक्शन उसके राइट साइड के लिए, राइट सब ट्री के लिए, इस सब ट्री के लिए हम पास कर रहे हैं, उसमें हम रूट की राइट वैल्यू पास कर रहे हैं, ये रूट की राइट वैल्यू पास कर रहे हैं, रूट की अपनी वैल्यू जो थी वो पास करेंगे, क्योंकि अब ये जो होगी ना राइट साइड पे ये लोअर लिमिट बन जाएगी, जहाँ के लिए लेफ्ट साइड के लिए ये अपर लिमिट थी रूट की वैल्यू और राइट साइड के लिए हमारे पास इसकी लोअर लिमिट है, और हमारे पास हम इसको राइट साइड तक पे पास कर रहे हैं, सॉरी मेरा राइट। एक सजेशन है कि ये जो है ना इसके नेम्स जो है ना ये मीनिंगफुल नहीं रखे हुए। इसको बेशक आप लेफ्ट को आप कह रही हैं लोअर बाउंड, राइट? जी सर। बेशक एलबी कहते हैं, लेकिन उसकी मेक कोई सेंस हो ना, लेफ्ट और राइट कोई वर्ड ऐसा नहीं है वेरिएबल का नेम जो आपको उसका आइडिया दे कि आपने कोड में क्या लिखा हुआ। अपर बाउंड बेशक पूरा लिख लें, लोअर बाउंड पूरा लिख लें, सब ठीक, ताकि आपको पता हो कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी लोअर अपर, सॉरी मैंने गलत कर दिया। और आपने इसकी वैल्यू लॉन्ग क्यों रखी हुई है? फिर ये लॉन्ग मिनिमम से इनिशियलाइज करवाया था सर। अच्छा, तो अगर ये वैल्यूज सारी इंटीजर्स थी तो वो इंटीजर मैक्स और इंटीजर मिन से भी हो सकता है, राइट? सर मैं टीचर कह रही थी लेकिन वो शायद मैं उसको सिंटैक्स से नहीं दे रही थी यहाँ पर लॉन्ग इंटीजर मेन का, तो उसमें वो एरर दे रहा था तो नहीं, मैंने अगर लॉन्ग, आपने यहाँ लॉन्ग रखा हुआ है और वहां से कर रही है यहाँ मेन, से मैंने लॉन्ग पास किया था ना, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ भी लॉन्ग रखा। हाँ, नहीं तो यहाँ से आपको लॉन्ग रखने की क्या जरूरत थी? मैं बस पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका इंटीजर, इंटीजर मिनिमम मैंने आप अभी करके देखें ना, इंटीजर मिनिमम मैंने सर्च नहीं किया कैसे। इंट मेन कर दें, लॉन्ग की जगह इंट कर दें। कैपिटल हाँ, कैपिटल में। लॉन्ग के जॉइंट कर, हाँ जी, ठीक है। जी, ये मेन में MIN कैपिटल में आएगा। इसी तरह आएगा, इस तरह लिखा हुआ। और लेफ्ट और राइट को ना अपर बाउंड लोअर बाउंड कुछ कर दें, एटलीस्ट कोई रीजनेबल नाम तो लगे। इसको लोअर कर दें, लोअर बाउंड, या ये लोअर बाउंड होगी ना? ये लोअर, लोअर भी जो है ना कोई प्रॉपर वर्ड नहीं चलना, ठीक है? मतलब अपर बाउंड एक मीनिंगफुल नेम है, तो ठीक है, अभी आप कर लें, लेकिन ये कि दिस इज नॉट अ, मतलब वेरिएबल के नेम ना लॉजिकल होने चाहिए, जिसको आप कोई बंदा रीड करे तो उसको पता चलेगी। यहाँ पर भी रन करें सर। फिर से फिल कर दिया था अच्छा, ये लॉन्ग की वजह से मैंने खाली किया, रूट की वैल्यू बहुत बड़ी थी। ये रेंज है ना हमारे पास -2 सुबह 31 से लेकर रूट की वैल्यू सुबह 31 तक। नहीं, तो ये कंडीशन के अंदर ही आने चाहिए ना।
आप कोड दिखाएंगे जरा, इसको एक दफा देख लें कोड में क्या हो रहा है। की वैल्यू if this is greater than, मेरा तो ख्याल है यहाँ इक्वल भी आना चाहिए, राइट? क्योंकि तो सर ये बीएसटी है ना, बीएसटी के लिए मेरा ख्याल है स्ट्रिक्टली ग्रेटर और लेस है। मैं क्या डुप्लीकेट नहीं हो सकते, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती बीएसटी में। आप डालें तो सही ना, आप इक्वालिटी डालें ना, डुप्लीकेट नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पे ना वो जो वैल्यू आ रही है वो आपको इस लिमिट के अंदर ही नहीं आ रही, ठीक है? इसके हाँ नहीं, इस इक्वालिटी के बाद मतलब लेस के बाद रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है तो? अच्छा 2 के केस में उसने वो कर दिया, मेरा हाल इस वजह से आपने डाला हुआ था कि वो ना, बीएसटी जो है वो इक्वल नहीं आप सही होगा। कह रही हैं, या इक्वल नहीं होगा और वहां पर आपको उसकी लिमिट के थोड़ा सा एक्सटेंडेड लिमिट्स आप यहाँ पर ले लें, मेक सेंस, मतलब एटलीस्ट देखिए पता तो चला ना किस वजह से आपको ये करना पड़ा, ठीक है? आपने जैसा किया था उस तरह कर लें, यहाँ पर लॉन्ग की लिमिट पास कर लें, या यहाँ यहाँ पर ये रहने दें। अच्छा फिर वो एरर देगा आपको, अभी क्या नहीं है, जी सर, अगर आप यहाँ इंटीजर रहने वो दें। फिर फायदा नहीं होगा मेरे पास करने के लिए, पास करने लॉन्ग पास करने का मैं फायदा नहीं होगा। अच्छा चलें यहाँ सिर्फ आप लॉन्ग करें, छोड़ें, यहाँ पे हम लॉन्ग करना है खाली, हाँ सिर्फ ऊपर ना यहाँ लॉन्ग लॉन्ग करें, करें। तभी ठीक है, इसको ठीक होना चाहिए। और यहाँ से क्वालिटी अपने खत्म कर दिया, ठीक हो गया। चलें अब मैं वाला चल जाता हूँ। अभी भी नहीं चल रहा, अब क्या मसला है? वो वही मसला वैल्यू ज्यादा रहती है। चलें हम इसे लॉन्ग करके देखें, ये क्या इसको यहाँ पर भी लॉन्ग कर दें, हम ये कर सकते हैं जो हमने चेंजेस अंडू की थी। मैडम फिजा आपको मैडम फिजा है नहीं अभी, चलें इसको आप गलती का टाइप करिए इसको, टाइप नहीं मैडम थैंक यू, एटलीस्ट ये समझ आ गया कि एक रेंज के अंदर से उससे आउट हो रहा है। लेकिन हैरत की बात है कि अगर उसने कहा हुआ है कि उस रेंज के अंदर होगा तो वो इंटीजर के लिमिट्स के अंदर से क्यों, क्या उससे बड़ी वैल्यू पास कर रहा था? वो शायद उतनी पास कर रहा है, लेकिन वो हम स्मॉलर का साइन लेते हैं ना, सर इसलिए वो कंसिडर नहीं कर सकते, नहीं पता। हाँ हम इक्वल का साइन डाल नहीं सक रहे, ठीक है? जी जी। और इक्वल के केस में कोई ना कोई एक एज केस जो है ना फंस रहा है, क्वालिटी वाला बात है। मैडम थैंक यू, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया, कीप इट अप। थैंक यू चलें सही, सही, अल्लाह हाफिज़। सर।